Hello everyone, I'm Ritambra and today we are going to discuss barriers in international business. So आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो barriers in international business है। इसमें barriers है क्या? barriers problems हैं, ठीक है, जो आप इंटरनेशनल जब बिजनेस कर रहे हो तो उसमें वो आ सकती हैं। क्या क्या बैरियर हो सकते हैं उसको हम करने वाले हैं। जैसे कि इसमें है इकोनॉमिक बैरियर हो सकता है, ठीक है। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट हो गया जैसे इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो उसको मतलब क्या है प्रिजर्व करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है। एंड ये रिस्ट्रिक्शन किस फॉर्म में हो सकते हैं, सो ये ट्रेड, ये हो गया आपका टैरिफ बैरियर्स हो गया, ठीक है ना, क्वार्टर्स फिक्स कर देती है गवर्नमेंट, एम्बार्गोज हो गया, सब्सिडीज हो गया। इसके अलावा जो सेकेंड आपका इसमें है कि कल्चरल एंड सोशल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप कहीं किसी और कंट्री में जाके आप बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, टू कंट्रीज की लैंग्वेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी हमारी कंट्री की लैंग्वेज तो अलग है, बट आप किसी और कंट्री में जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है और कहीं और किसी और की अलग है। सो हर कंट्री की क्या है, लैंग्वेज जो है डिफरेंट है, और डिफरेंट जो लैंग्वेज है वो क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आएगी। सो ये भी आपका क्या है, बैरियर होता है। फिर कस्टम जो हो गया, ठीक है, कि हर एक मतलब क्या है कि कंट्री का अपना एक कस्टम होता है, अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो। और कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर का जो कंजप्शन पैटर्न है वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट होता है। उसके अलावा आपका जो थर्ड हो गया, ये पॉलिटिकल एंड लीगल हर्डल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इंस्टेबिलिटी हो गया एंड ब्यूरोक्रेसी हो गया, रेगुलेशंस हो गए, करप्शंस हो गया, ये सब कुछ। उसके अलावा इसमें फोर्थ आपको है कि आपका करेंसी फ्लक्चुएशंस हो गया। करेंसी फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है, करेंसी फ्लक्चुएशन मीन्स चेंज इन करेंसीज। तो करेंसीज के जो रेट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं डिफरेंट। तो ये भी क्या है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जब आप क्या है कि कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो। एंड नेक्स्ट है कि नेचुरल ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकते हैं, लाइक डिस्टेंस हो गया कि दूर बहुत है, ठीक है ना, डिस्टेंस काफ़ी है। एंड लॉजिस्टिक भी हो सकता है, ऑल ऑफ विच इंक्रीज करेगा कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क एंड हैंडलिंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट। सो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर्स की जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर्स। फर्स्ट वन इज कि आपका टैरिफ बैरियर्स हो गया एंड द सेकंड इज नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, व्हेन टू नेशंस ट्रेड इन अ कमोडिटी एंड द कंट्री इन विच द गुड्स आर एक्सपोर्टेड लिवेड ए टैक्सेस इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। इसमें यही बोला हुआ है कि जब टू नेशंस ट्रेड इन अ कमोडिटी, दो जो नेशंस है, दो कंट्रीज हैं, वो क्या कर रही हैं, कमोडिटीज में ट्रेड कर रही हैं। एंड द कंट्री इन विच द गुड्स आर एक्सपोर्टेड, जिस भी कंट्री में क्या है गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, विच आर एक्सपोर्टेड लाइव्स ए टैक्स इन ऑर्डर टू जनरेट अ रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट, वाइल आल्सो रेजिंग द प्राइस ऑफ द फॉरेन गुड्स। तो एक तो क्या है कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस लगाती है, एक तो जनरेट करने के लिए रेवेन्यू, और दूसरा रीजंस क्या होता है, रेजिंग द प्राइस ऑफ द फॉरेन गुड्स, कि फॉरेन गुड्स के क्या है प्राइसेस बढ़ जाएं। अगर फॉरेन गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, सो दैट द डोमेस्टिक फर्म कैन compete विद द फॉरेन प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक है उस कंट्री की जो मतलब क्या है डोमेस्टिक फर्म है वो compete कर सकती है फॉरेन प्रोडक्ट से। द फीस इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और द ड्यूटीज विच रेफर्ड एज टैरिफ, और जो भी फीस आपसे चार्ज किया जाता है, ठीक है ना, जो भी फीस चार्ज करती है वहाँ की गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स के फॉर्म में, ड्यूटी के फॉर्म में, तो उसी को क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। सो आपको क्लियर है कि टैरिफ क्या होता है। नाउ है द अमाउंट ऑफ टैक्स और द ड्यूटी लिवेड एज अ टैरिफ इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्ट एंड मेकिंग फॉरेन
गुड्स मोर एक्सपेंसिव। तो ये इसीलिए किया जाता है, देखो कहीं जिस भी गवर्नमेंट जहाँ भी ये गुड्स एक्सपोर्ट होके जाएगा तो वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। और टैक्स क्यों लगा रही है? क्योंकि वो चाहती है कि हमारी जो डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्री है, उसको सेव किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से। और अगर क्या है कि जो भी ड्यूटीज़ होंगी, जो भी टैक्सेस लगेंगे, तो इससे क्या होगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस से क्या होगा, जो वो गुड्स हैं, जो जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं, उसके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, और वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, विच इज़ अल्टीमेटली बोन बाय द प्रोडक्ट कस्टमर, ठीक है। और वो उसको बोन किसको करना पड़ेगा कि जो भी ड्यूटीज लगे वो कस्टमर को करना पड़ेगा। द टैरिफ इज पेड टू द कस्टम अथॉरिटीज ऑफ द कंट्रीज वेयर एज द गुड्स आर बींग सेंट, कि जहाँ भी आप क्या है गुड्स सेंड किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ की अथॉरिटीज को क्या देना पड़ेगा, टैक्सेस देना पड़ेगा। अब ना एग्जाम्पल्स हैं ऑफ टैरिफ बैरियर्स के, कौन कौन से टैरिफ बैरियर्स होते हैं? एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है, दूसरा होता है इम्पोर्ट ड्यूटी होता है, एंड फिर बता रखा है ट्रांजिट ड्यूटी होते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी होते हैं, एड वैलोरम ड्यूटी हो जाते हैं, और कंपाउंड ड्यूटी होते हैं। तो ये सारे ड्यूटीज हैं ये, और ये लगते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। नाउ इन ड्यूटीज को हम क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है। बोला हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, ओरिजन के बेस पे कौन कौन से ड्यूटीज होते हैं? तो ओरिजन के बेस पे आपका होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? एन एक्सपोर्ट ड्यूटी इज ए टैक्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? आपका टैक्स है, लिवेड बाय कंट्री ऑफ द ओरिजन, और जो ओरिजन और जहाँ से मतलब वो गुड्स आ रहा है, ठीक है ना, तो उस वहाँ की गवर्नमेंट लगाती है। ऑन द कॉमोडिटी डिजाइन फॉर द यूज ऑफ अनदर कंट्री, कि जो भी आपने कॉमोडिटी डिजाइन किए हैं किसके लिए, अनदर कंट्री में वो यूज होगा। द मेजॉरिटी ऑफ फिनिश गुड्स यू डू नॉट अट्रैक्ट द एक्सपोर्ट ड्यूटी। हर मतलब क्या है कि किसी भी जो भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर जरूरी नहीं है कि ड्यूटी लगे। सच ड्यूटीज आर नॉर्मली इम्पोज ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व देम फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ये मतलब जो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए उसके लिए मतलब ये लगाए जाते हैं, तो कंजर्व देम फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इन इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लिवेड ऑन ऑयल सीड। इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ लगता है? तो ऑयल सीड पे लगता है, और कॉफ़ी पे लगता है, एंड ओनियंस पे। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए कि नॉन इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है? तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है जब भी आप क्या है गुड्स फॉरेन से इंडिया में मंगवा रहे हो तो लगने वाला है इम्पोर्ट ड्यूटी को। एंड इम्पोर्ट ड्यूटी इज अ टैक्स। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है? एक टैक्स है, ये भी टैक्स है। इम्पोज ऑन द कॉमोडिटी ऑर्गेनेटेड इन अनदर कंट्री, जो अनदर कंट्री में इम्पोर्ट किया गया है, बाय द कंट्री फॉर विच द प्रोडक्ट इज डेजाइनेटेड। द पर्पज ऑफ हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी इज टू अर्न रेवेन्यू। और पर्पज क्या होता है हैवी ड्यूटी का? कि अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू आप अर्न कर सको, टू मेक इम्पोर्ट कॉस्टली, और इम्पोर्ट को कॉस्टली किया जा सके, एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंट्रीज इम्पोर्ट हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट एंड देयर बाय रिमूव द डिफेक्ट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जो भी कंट्रीज होती है वो क्या करती है? हैवी ड्यूटी लगाती है। किस लिए ड्यूटी लगाती है? जिससे क्या है जो डिफेक्ट है उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको करेक्ट किया जा सके। नाउ है नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन पे कौन सी क्वालिफिकेशन के बेस पे कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं? तो फर्स्ट है इसमें स्पेसिफिक ड्यूटी हो गया। जो स्पेसिफिक ड्यूटी होता है वो क्या होता है? तो एक फिक्स फीस चार्ज किया जाता है, और चार्ज पर यूनिट, ठीक है ना, यूनिट के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे आपका मतलब क्या है यहाँ पर हो रहा है, पर यूनिट की कितनी क्वांटिटी में आपने गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाया है, तो पर यूनिट ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम्स रिगार्डलेस ऑफ देयर प्राइस। प्राइस नहीं देखा जाता है। जब क्या है कि आपकी जो ड्यूटी लग रही है वो किसके बेस पर लग रही है? वो क्या है कि आपके क्वांटिटी के बेस पे, ठीक है ना, पर यूनिट हो गया, ठीक है, पर केजी, तो उसके बेस पे अगर लग रही है, यूनिट के बेस पे अगर आपका क्या है ड्यूटी लग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या स्पेसिफिक ड्यूटी बोलेंगे। यहाँ प्राइस नहीं देखा जा रहा है। नेक्स्ट है एड वैलोरम टैरिफ। क्या होता है? एड वैलोरम टैरिफ होता है ए टैक्स इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा? वैल्यू के बेस पे लगेगा ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स, तो इसे क्या बोलेंगे? एड वैलोरम ड्यूटी बोलेंगे। मतलब यहाँ पर जो था स्पेसिफिक ड्यूटी पे क्या था? क्वांटिटी के बेस पे था, और यहाँ वैल्यू के बेस पे कि प्राइस क्या है उसके बेस पे, एड वैलोरम में प्राइस के बेस पे हो रहा है, ड्यूटी लगाई जा रही है।
तो नेक्स्ट है कंबाइंड एंड कंपाउंड ड्यूटी। अब कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी क्या होता है? तो इट इज अ टैरिफ। ये क्या होता है? टैरिफ होता है यानी टैक्स ही होता है, और इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, ये दोनों के बेस पे होता है, द वैल्यू एंड क्वांटिटी, कि क्वांटिटी के बेस पे भी और वैल्यू के बेस, दोनों के बेस पर जब आप टैक्स लगाते हो, टैरिफ लगाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी। इसे कंबाइंड या कंपाउंड ड्यूटी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेस पे ड्यूटीज लगती हैं। अब पर्पस के बेस पे कौन सी ड्यूटी होती है? तो इसमें है टैरिफ हो गया, ऑन द बेस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेस पे, तो पर्पस के बेस पे क्या होता है? एक रिवेन्यू टैरिफ होता है, एंड इट इज एम एट कलेक्टिंग द सब्सटेंशियल रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। रिवेन्यू टैरिफ किस लिए होता है? तो रिवेन्यू टैरिफ जो आपका होता है, इसका एम होता है कि हम क्या इसमें कि इसका ये एम होता है कि हम जो गवर्नमेंट है उसे कुछ रिवेन्यू जनरेट हो, बट डज नॉट रियली ऑब्स्ट्रक्ट द गुड्स। इसमें गुड्स को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, यानी गुड्स को एंट्री करने से रोकना या फिर बाहर ले जाने से रोकने के लिए नहीं होता, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं होता। यहाँ पर तो टैरिफ इसीलिए लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत क्या हो सके, यहाँ से रिवेन्यू जनरेट कर हो सके, तो ये होता है रिवेन्यू टैरिफ। एंड हेयर द ड्यूटी इज इम्पोज ऑन द आइटम ऑफ मास कंजप्शन। जब मास कंजप्शन होता है तो उस पर लगते हैं, बट द रेट ऑफ ड्यूटी इज लो। बट जो रेट ऑफ ड्यूटी होती है वो क्या होती है? लो होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या होता है? तो देखो, प्रोटेक्टिव टैरिफ में बोला है कि प्रोटेक्टिव जो टैरिफ होता है उसका एम क्या होता है? एट गिविंग प्रोटेक्शन टू होम इंडस्ट्री, कि जो होम इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैरिफ लगाती है। बाय रिस्ट्रिक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग, रिस्ट्रिक्ट, और इसके थ्रू वो क्या है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है कंपटीशन। ठीक है, कि फॉरेन का उसके डोमेस्टिक कंट्री में वो कंपटीशन नहीं चाहती। ठीक है ना। एंड प्रोटेक्टिव टैरिफ आर टू हाई, और जो प्रोटेक्टिव टैरिफ गवर्नमेंट लगाती है तो वो क्या होता है? टू हाई, बहुत ज्यादा होता है। एंड इट मे हेयर द कंज्यूमर एज ए इम्पोर्ट विल स्टॉप, और मतलब जिसको सुन के इतना टैरिफ लगा देंगे, मतलब क्या है कि 100% 200% लगा दिया, तो इतना टैरिफ गवर्नमेंट लगा देगी जिससे क्या होगा कि मतलब जो कंज्यूमर है वो सुन के ही क्या कर देगा कि उसको बाय करना मना कर देगा। ठीक है ना, स्टॉप कर देगा। एंड लीड टू स्टोरेज इन द कंज्यूमर मार्केट। सो ये है आपका प्रोटेक्टिव टैरिफ। अब प्रोटेक्टिव टैरिफ जो है ना वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है आपका कि प्रोटेक्टिव टैरिफ का जो एंड इसमें दो, जो आपका ये प्रोटेक्टिव टैरिफ है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो फर्स्ट आपका हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है कि एंटी है। ठीक है ना। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होगा? देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है? डंपिंग इज ए कमर्शियल प्रैक्टिस। डंपिंग क्या है? एक कमर्शियल प्रैक्टिस है ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट। तो आप डंपिंग में क्या करते हो कि आप जो क्या है, आपका जो गुड्स है वो कहाँ पर सेल करने वाले? फॉरेन मार्केट में, एट अ प्राइस बिलो देयर नॉर्मल कॉस्ट, कि जितना उसका कॉस्ट है ना उससे भी कम में आप क्या कर रहे हो? उस चीज को फॉरेन में बेच रहे हो, इवन बिलो द मार्जिनल कॉस्ट। और ये इतना कम में बेच रहे हो कि वो मार्जिनल कॉस्ट से भी आपके क्या है कि कम है। सो एज टू कैप्चर फॉरेन मार्केट, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इतना कम में क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आप क्या है, जो फॉरेन मार्केट है ना उसको कैप्चर करना चाहते हो। मैनी कंट्रीज फॉलो डंपिंग प्रैक्टिस। बहुत सारी कंट्रीज जो होती है वो क्या करती है? डंपिंग प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं। इट इज इंटरनेशनल प्रैक्टिस विच हैज डू और डाई इंस्टेड ऑफ एसोसिएटेड विद द कंपनी पॉलिसी। और वो उस कंपनी की पॉलिसी क्या होती है कि हमने मतलब ना इस कंट्री में क्या करना है? अपनी पकड़ बनानी है। और ये ऐसी सिचुएशन होती है कंपटीशन को बीट करने के लिए, ये डू डाइट जैसा सिचुएशन इनके लिए होता है। ठीक है। इट हार्मफुल टू लेस डेवलप कंट्री। अब ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो इस तरह की सिचुएशन होती है वो लेस डेवलप कंट्री के लिए क्या है कि बहुत मतलब क्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई, जहाँ पर ऑलरेडी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है।
मतलब अपनी डोमेस्टिक जो है फर्म्स को, इंडस्ट्री को बचाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट फिर क्या लगाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी, जिससे क्या है कि इतना मतलब क्या है ड्यूटी लगा देंगे जिससे वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा, वो जो चीज़ होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। काउंटर वैलिंग ड्यूटी क्या होता है? काउंटर वैलिंग ड्यूटीज आर इम्पोज्ड टू द टू नलीफाई द बेनिफिट ऑफर्ड थ्रू कैश असिस्टेंस एंड सब्सिडीज बाय द फॉरेन कंट्री टू द इट्स मैन्युफैक्चरर। कि देखो कई बार क्या होता है कि कोई भी कंट्री है, वो वहाँ की गवर्नमेंट, कोई भी मतलब क्या है कि कंपनी है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और कब सपोर्ट कैसे करती है वहाँ की, मतलब क्या है गवर्नमेंट, तो बोलती है हम आपको कैश असिस्टेंस देंगे और सब्सिडीज देंगे, और फिर आप क्या करो कि गुड्स क्या है फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट को वो प्रमोट करती है। तो कैश असिस्टेंस और सब्सिडीज के थ्रू बाय द फॉरेन कंट्री टू इट्स मैन्युफैक्चर को दे रही है। अब द रेट ऑफ सच ड्यूटी विल बी प्रोपोर्शनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कैश असिस्टेंस एंड सब्सिडीज ग्रांटेड। और काउंटर वैलिंग ड्यूटी में क्या होगा कि जो वहाँ की जिस भी कंट्री में वो सामान जाना है, ठीक है ना, वहाँ की कंट्री क्या कर देगी, वहाँ की कंट्री की गवर्नमेंट जितना भी उस कंट्री को मतलब कैश असिस्टेंस वगैरह मिला था, जिसकी वजह से वो क्या है यहाँ पर सामान मतलब एक्सपोर्ट कर रही है, तो उतना ही क्या वो लगा देंगे, ड्यूटीज लगा देंगे। तो ये होता है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। ट्रेड रिलेशन के बेस पे ड्यूटी होता है। तो फर्स्ट बता रखा है इसमें सिंगल कॉलम टैरिफ होता है, ठीक है। सिंगल कॉलम टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ रेट आर फिक्स्ड। टैरिफ का रेट क्या होता है? फिक्स होता है फॉर वेरियस कॉमोडिटीज के लिए, एंड द सेम रेट आर मेड एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। तो जब एक ही रेट हो सभी कंट्रीज के लिए, क्या है, एक ही रेट है, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगल कॉलम टैरिफ बोलेंगे। फिर डबल कॉलम टैरिफ क्या होता है? डबल कॉलम टैरिफ जो होता है, अंडर दिस सिस्टम टू रेट्स। अब यहाँ पर क्या देखो, सिंगल कॉलम में क्या होगा, एक ही रेट होगा, किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करो एक ही रेट लगने वाला है, ठीक है। बट डबल कॉलम टैरिफ में क्या होगा, उसमें टू रेट्स होंगे, ठीक है, ऑफ द ड्यूटीज के दो रेट होंगे, फिक्स ऑन ऑल और सम ऑफ द कमोडिटीज। द लोअर रेट इज मेड एप्लीकेबल टू द फ्रेंडली कंट्रीज एंड, तो इसमें बोला है कि जो कम रेट होगा, अब दो रेट बोला है ना, तो दो रेट में क्या होगा कि टू रेट्स हैं, तो एक होगा लोअर रेट, दूसरा क्या होगा, हायर रेट्स। अब जो क्या है लोअर रेट्स होगा वो किसके लिए होगा, वो फ्रेंडली कंट्री के लिए होगा, ठीक है ना। और द टू ए कंट्री विच द इम्पोर्ट कंट्री हैज़ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर उनके साथ क्या हमारा कोई बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो मतलब वहाँ पर उनके लिए हम क्या लगा देंगे, लोअर टैरिफ लगा देंगे। और हायर टैरिफ किसके लिए लगाएंगे, इज एप्लीकेबल टू ऑल अदर कंट्रीज, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देख लें, ये बताया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पर टू रेट है, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लोअर रेट किसको होगा, लोअर रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब जो आपकी फ्रेंडली कंट्री है, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, तो आप वहां पर क्या करोगे, लोअर रेट लगाओगे। और हायर रेट इज एप्लीकेबल टू ऑल अदर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या होगा, उसके अलावा कोई भी कंट्रीज है तो उस पर हम क्या लगाएंगे, हायर रेट लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सो ये हमने करे हैं आपके टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। टैरिफ बैरियर मतलब जहां पर टैक्स लगा के और क्या है गवर्नमेंट क्या करती है, बैरियर्स लगाती है, तो उसे कहते हैं टैरिफ बैरियर्स। अब टैरिफ के अलावा नॉन टैरिफ भी बैरियर्स होते हैं, जो सेकंड इसका है नॉन टैरिफ बैरियर्स है। नॉन टैरिफ बैरियर्स कैसे लगता है, तो उसमें देखते हैं, दीज बैरियर्स डू नॉट अफेक्ट, तो ये बैरियर्स जो है डू नॉट अफेक्ट नहीं करता द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स बट ओनली द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि क्वांटिटी मतलब क्या प्राइस वगैरह को लेके नहीं होगा, ठीक है ना, कि उसका प्राइस के बेस पे नहीं टैरिफ लगेगा, ठीक है, टैरिफ वगैरह नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी को लेके रिस्ट्रिक्शंस होगी, ठीक है। तो ये होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, तो देखें, फर्स्ट हो गया आपका क्वार्टर्स हो गए। क्वार्टर्स मतलब क्वांटिटी फिक्स कर गई, जैसे होता है ना फॉरेन से आप ज़्यादा सामान नहीं ला सकते,
ठीक है ना। एक लिमिट फिक्स होता है कि आप इतना ही ला सकते हो, इतने केजीज में आपका जो बैग होगा, जो सूटकेस होगा वो इतने केजी का होगा, ठीक है ना। तो हर कंट्रीज का मतलब होता है ना, कंट्रीज कि आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो आपका फिक्स होता है लगेज, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वाटा मतलब लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि आप किसी भी कंट्री से कितना सामान ला सकते हो, ठीक है। तो वो होता है कि क्वार्टर्स, लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, कि कितना आप क्या है कि किस चीज़ को कितना आप ला सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो उसे कहते हैं क्वार्टर्स, ठीक है। क्वार्टर्स लगा के गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है इनडायरेक्टली, ठीक है, और बैरियर्स लगा रही है आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे। फिर नेक्स्ट है इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। अब इम्पोर्ट लाइसेंसिंग अगर कर दिया तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरिंग ए स्पेशल परमिशन आपको जरूरत पड़ेगी टू इम्पोर्ट ए सर्टेन गुड्स एंड कॉजिंग डिले, और क्योंकि लाइसेंस की जरूरत है तो आपको डिले भी हो जाएगा सामान लाने में, ठीक है। तो ये भी क्या है, बैरियर्स है। नेक्स्ट देखते क्या है, नेक्स्ट है सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट पेमेंट एंड सपोर्ट फॉर ए लोकल प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पेमेंट करती है और सपोर्ट करती है किसको, लोकल जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, मेकिंग फॉरेन गुड्स लेस कंपटेटिव, ठीक है। तो ये भी क्या है कि प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है टेक्निकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल बैरियर्स कैसे हो सकते हैं, तो रेगुलेशन ऑन द प्रोडक्ट सेफ्टी, क्वालिटी, पैकेजिंग एंड लेबलिंग दैट द फॉरेन गुड्स मस्ट मीट। तो कुछ गवर्नमेंट, कुछ कंट्रीज जो होते हैं वो मतलब क्या है, आपको बैरियर्स लगा देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो इस क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। अगर आप क्या सामान वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक पैकेजिंग की डिमांड करते हैं और क्वालिटी की बोलते हैं कि, और सेफ्टी की बात करते हैं। अगर वो क्वालिटी, वो पैकेजिंग आप वो जो उनका क्राइटेरिया है वो आप मीट नहीं करते, तो आपका क्या है कि जो एक्सपोर्ट होगा वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके अलावा भी ये सारे हैं, जैसे हो गया कस्टम, उसके अलावा आपका हो गया ये आपका है, नेक्स्ट है कस्टम प्रोसीजर हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है। डिले फ्रॉम लेंथी इंस्पेक्शंस एंड पेपर वर्क एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन रूल्स, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ये अगर जिसमें बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर होने वाला है तो वहाँ पर फिर आपके लिए मतलब आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो हर कंट्री का डिफरेंट रूल है एंड स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट टू प्रूव वेयर द प्रोडक्ट वाज मेड। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टमेंट मेजर और रूल्स लाइक द लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि कुछ कंट्रीज कहते हैं कि यहाँ पर लोकल कंटेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा, एंड अगर आप क्या है कि एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी चीज़, एंड ट्रेड एंड बैलेंसिंग दैट इफेक्ट द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ऑफ। सो ये सारे थे आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स, एंड इसके अलावा भी कुछ बैरियर्स हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सो अभी इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स और क्या होते हैं, तो उसमें आता है कि हेल्थ से रिलेटेड हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ होती है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि एक टू टर्म्स हैं इसमें दे रखा है, एक होता है एम्बार्गोज आएंगे, ठीक है ना। एम्बार्गोज के थ्रू भी रिस्ट्रिक्शन लगता है। अब एम्बार्गोज है क्या, तो एम्बार्गोज इज अ गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है। एम्बार्गोज क्या है, तो गवर्नमेंट के थ्रू जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है, ट्रेड को लेके रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, दैट प्रोहिबिट, जो प्रोहिबिट करता है यानी रोकता है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू एंड इनटू यानी आने में, ठीक है ना, एंड आएगा यहाँ पर, एंड आउट ऑफ द कंट्री, कि मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ कर रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है मूवमेंट ऑफ गुड्स में, तो वो क्या कहलाता है, आपका एम्बार्गो कहलाता है। यहाँ पर आएगा मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये एम्बार्गो। और ये ब्लॉकेड क्या होता है, तो इसमें बोला है कंप्लीट बैन, जब आपका कंप्लीट बैन लग जाता है ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। और कंप्लीट बैन क्यों लग रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ड्यू टू वॉर की वजह से, वॉर की वजह से होता है। सो वो आपका क्या कहलाता है, ब्लॉकेड कहलाता है। सो आज के लिए बस इतना ही है, और थैंक यू। नेक्स्ट में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसी इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड और चीज़ें हम करने वाले हैं।